आज बात जेएनयू चुनाव की। एक खबर के साथ शुरुआत करते हैं। मौका था जेएनयू कैंपस के अंदर चुनाव की इलेक्शन कमेटी के मेंबर चुनने के लिए जनरल बॉडी मीटिंग का। और फिर क्या था, इसी मीटिंग में अचानक से ही कोई ऐसी बात हुई जिस पर बहुत कहासुनी हो गई। और फिर छात्र संघ चुनाव से पहले दो छात्र संगठनों के सदस्य आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दिए। और वो दो संगठन कौन से थे? लेफ्ट और एबीवीपी। इन दोनों गुटों के बीच बवाल जमकर कटा, उसकी तस्वीरें सामने आई, ये बात मारपीट तक पहुंच गई। और यहीं से सामने आई कुछ तस्वीरें जो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। जिसके हाथ में जो आया वो एक दूसरे पर लेकर चढ़ गया, हमलावर हो गया। अब एक शख्स जिसकी सबसे ज्यादा इसमें बात हुई वो ये बाहुबली, जो हाथ में साइकिल उठाकर बहुत आक्रामक अंदाज में हमला करता हुआ, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ इस तस्वीर में भी देखा जा सकता है। और उसके बाद आरोप लगे। लेफ्ट ने एबीवीपी पर कन्हैया कुमार का नाम लेकर कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए। ये कहा गया कि एबीवीपी चुनाव ही नहीं कराना चाहती। लेकिन सवाल ये कि आखिर हिंसा हुई क्यों? आज इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी क्या कहती है, उसके साथ इसका बैकग्राउंड क्या है, वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में इन दिनों छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2019 के बाद अभी तक चुनाव वहां पर नहीं हो पाए हैं। 2019 के बाद ये पहला मौका है जब चुनाव हो रहे हैं। अब बीते दिनों छात्र संघ चुनाव को लेकर एक अधिसूचना बाकायदा जारी कर दी गई। और इस अधिसूचना में कहा गया कि अधिसूचना जारी होने से 6 से 8 सप्ताह के भीतर अब जेएनयू छात्र संघ का चुनाव संपन्न करवा देना अनिवार्य होगा। अब आपको ये भी बता दूं कि अधिसूचना प्रोफेसर मनुराधा चौधरी की तरफ से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन इसे जारी कर दी गई थी। अब फिर क्या हुआ, इस अधिसूचना के जारी होने के तुरंत बाद ही जेएनयू एसयू छात्र संघ चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में दिखाई दिया। अब इस प्रक्रिया को शुरू करने के क्रम में 10 फरवरी को यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग, जिसे यूजीबीएम कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया। और इसी मीटिंग में कई सारे प्रस्ताव इसे लेकर पारित किए गए, जिनमें मैं आपको बता दूं प्रमुख रूप से ये प्रस्ताव शामिल था कि कोरोना काल के कारण चूंकि चुनाव नहीं हो पाए, 4 साल का वक्त बीत गया है, तो वो छात्र जो चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित जो आयु सीमा होती है उसे पार कर चुके हैं, अब उन्हें इस आयु सीमा में 2 साल की छूट मिलनी चाहिए क्योंकि चुनाव हो नहीं पाए। और फिर इसी प्रक्रिया से जुड़ी एक मीटिंग हुई और ये वही मीटिंग थी जिसमें जबरदस्त हंगामा हुआ और कहा यह गया कि एबीवीपी चुनाव कराना ही नहीं चाहती है, ये लेफ्ट ने आरोप लगाया। और फिर दोनों संगठन लेफ्ट और एबीवीपी एक बार फिर से आमने सामने हो गए, विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जब आप बार बार ये लेफ्ट विंग राइट विंग की खबरें सुनते हैं तो मेरा सवाल ये है कि आपको इससे क्या समझ में आता है। और सवाल इसीलिए है क्योंकि अगर आप इसका जवाब जानेंगे तो इसी के साथ ये विचारधारा, ये लेफ्ट और राइट वाली क्या कहती है, आप इस विचारधारा को समझ पाएंगे। अब सबसे पहले लेफ्ट यानी कि वामपंथी जिसे कहा जाता है वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। अब इस विंग से जुड़े हुए लोग ये मानते हैं कि समाज में हर कोई एक समान है, यानी कि आप, मैं, हम सब एक ही समाज के हैं, तो फिर आप में और मुझ में कोई भेदभाव किसी भी रूप में होना नहीं चाहिए। अब मैं इसे और सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो वो ये है कि इस विंग के लोगों की विचारधारा का मतलब ये है सामाजिक बराबरी, समाज में सब बराबर होने चाहिए, ये लेफ्ट विंग। अब राइट विंग यानी कि जिन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है, ये सारी विचारधारा की ही जो आप देखेंगे विविधता दिखाई देती है। अब इस विचारधारा में राष्ट्रवाद और परंपराओं को अहम दर्जा दिया गया है, दक्षिणपंथी, जिसे राइट विंग भी कहा जाता है। अब लेकिन इन सब के बीच में ये जान लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है
कि कैसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस जेएनयू के चुनाव में लेफ्ट विचारधारा हावी हो गई है और इसी के चलते क्या सवाल ये है एबीवीपी चुनाव नहीं होने देना चाहती। दिल्ली में वामपंथ का टापू कहे जाने वाले जेएनयू की ये शानदार जो शैक्षिक परंपरा है ये कभी आम चर्चा का विषय नहीं बन सकी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि राजनीतिक और वैचारिक वर्चस्व की कब्जेदारी में कई सारे ऐसे विवाद उभरे और दशकों के सम्मान को, इसी जेएनयू के दशकों के सम्मान को इन विवादों ने आहत जरूर किया। अब खास बात यह है कि जेएनयू के विरोधियों और पक्षधरों दोनों की संख्या अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा तादाद में दिखाई देती है, लेकिन विश्वविद्यालय की छवि हमेशा से ही वामपंथी विचारधारा वाली ही रही है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया भी सक्रिय है, लेकिन इन सब के बीच में माना यह जाता है कि अगर हावी यहाँ पर कोई है तो वो मार्क्सवाद ही है। अब आखिर कैसे एक विश्वविद्यालय वर्षों तक सिर्फ एक ही विचारधारा का गढ़ बना हुआ है, ये सवाल है। और ये विचारधारा वामपंथ की ही आखिर क्यों है, ये अगर सवाल आपके मन में है तो इसके जवाब के लिए अब मैं आपको समझाती हूँ। जो यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव हैं उसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसे AISA कहा जाता है, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का यहाँ पर दबदबा हमेशा से ही माना जाता है। अब मैं आपको पिछले 4 दशकों का अगर रिकॉर्ड बताऊं, 1974 से 2008 और 2012 से 17 में जो छात्र संघ चुनाव हुए, जो वार्षिक चुनाव हुए, उसमें यही SFI ने 22 ऐसे मौके रहे जब छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। और ये SFI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ही एक छात्र शाखा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, आपने नाम पहले सुना होगा, CPI-ML जिसे कहा जाता है, ये उसी का एक छात्र संगठन है। और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि AISA ने 11 बार यहाँ पर जीत दर्ज की है, हासिल की है। अब स्वतंत्र समाजवादी प्लेटफॉर्म्स के उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं तो 8 मौके ऐसे रहे जब उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। 1991 से 2000 के चुनाव के बीच आप देखेंगे, इनको अगर छोड़ दें तो केंद्र की सत्ता में जो पार्टियां रही हैं जिनका प्रतिनिधित्व किया जाता है, उनके उम्मीदवार अध्यक्ष पद का चुनाव जब भी यहां पर लड़े उन्हें हार का ही मुंह देखना पड़ा है। वहीं डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, जिसे DSF कहा जाता है, और इसके अलावा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, AISF, इसके अलावा बिरसा अंबेडकर पुलिस स्टूडेंट्स एसोसिएशन भी यहाँ पर समय समय पर हमने देखा है कि अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहे हैं। अब एक सवाल अगर आपके मन में है कि जेएनयू में लेफ्ट इतना हावी आखिर है क्यों, तो इसका जवाब अब मैं आपको देती हूँ। जेएनयू में लेफ्ट के हावी होने के कई सारे कारण बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है उत्पीड़ित और वंचित तबकों के जो वैचारिक समावेश का जो साहस है, माना यह जाता है कि वो दूसरी विचारधाराओं में नहीं मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस दौर में जवान हुआ जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उनके खिलाफ जब देश भर में सुगबुगाहट विरोध की यहाँ पर शुरू होने लगी थी। तब क्या था, बगावतें और सरकारी तानाशाही के बीच छात्रों का आंदोलन उस वक्त चरम पर पहुंच चुका था। और 80 का जब दशक आया और वो बीतते बीतते इसी जेएनयू की जो विचार तार्किकता और आधुनिकता के एक ऐसे केंद्र के रूप में उभरा जिसके पैरोकारी का साहस माना यह जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मार्क्सवाद ही कर सकता था। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ एक परंपरा की तरह ये जो विचारधारा है, एक परंपरा की तरह यहाँ पर बस गई। अब जेएनयू से जुड़ी हुई हर मर्तबा जब ये खबरें आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा कि वो छात्र, स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, वो आखिर के वामपंथी विचारधारा वाले हो कैसे जाते हैं। अब इस सवाल के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि छात्र यहाँ आने के बाद मार्क्सवादी बनते हैं, इस विचारधारा से जुड़ते हैं, या फिर यहाँ पर वही छात्र पहुँचते हैं जो मार्क्सवादी पहले से होते हैं। अब इस सवाल के जवाब पर जेएनयू को बेहतर समझने वाले कई सारे ऐसे विश्लेषक ये कहते हैं कि छात्र यहाँ पर आकर ही वामपंथी बनते हैं। अब यहाँ सामान्य आरक्षण के अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, गरीबी है, पिछड़ापन और महिला होने के आधार पर कई सारी प्राथमिकताएं हैं जो इसके भीतर आपको दी जाती हैं।
अब देश भर से, अलग अलग राज्यों से तमाम ऐसे छात्र यहाँ पर पहुँचते हैं जो बहुत गरीब, वंचित घरों और कई बार पिछड़े इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब फिर क्या होता है, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें मिलने वाला सम्मान, बराबरी और भागीदारी वामपंथी बना देती है। अपने लिए नई दुनिया रचने का शाऊर यही जगह उन्हें सिखाती है। अब ऐसा भी माना जाता है कि जेएनयू के जो ज़्यादातर शिक्षक हैं वो भी वामपंथी विचारधारा के ही रहे हैं, और इसीलिए एक कारण ये भी बहुत बड़ा माना जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्वाभाविक रूप से इसी विचारधारा की ओर मुड़ जाते हैं। अब आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जेएनयू में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, और अगर आप जेएनयू का चुनाव देखेंगे तो ये बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी के चुनाव से बहुत अलग होता है। इसीलिए अब जेएनयू छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया आखिर क्या होती है, और ख़ास तौर पर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से देखेंगे तो ये कितनी अलग होती है, पूरी प्रोसेस क्या है, कितने पद होते हैं, ये सब कुछ अब मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसा मैंने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जेएनयू का जो चुनाव है वो एक अलग प्रक्रिया के तहत होता है, और यही प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त लेती है और पूरी होती है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय की ही तरह जेएनयू में भी 4 पदों के लिए मुख्य तौर पर चुनाव होता है। ये 4 पद कौन कौन से हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चुनाव यहाँ पर होते हैं, जो एक बार फिर से होने वाले हैं। अब इन 4 पदों के लिए जेएनयू के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वही मतदान करते हैं, और फिर जब मतगणना हो जाती है तब विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। छात्र संघ चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो मौजूदा छात्र संघ के पदाधिकारी होते हैं वो डीन ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे डीओएस कहा जाता है, इसी कार्यालय को चुनाव कराने के लिए एक अनुरोध, एक रिक्वेस्ट जिसे कहा जाता है, वो सबसे पहले भेज देते हैं। और फिर उसके बाद डीओएस कार्यालय छात्र संघ पदाधिकारियों को यूजीबीएम, जिसे यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग कहा जाता है, ये कराने की अनुमति दे देता है। और फिर ये मीटिंग बहुत अहम होती है, क्योंकि इसी मीटिंग में विश्वविद्यालय के जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, वो मौजूद रहते हैं, और फिर छात्र संघ चुनाव में लागू किए जाने वाले जो नियम होते हैं उन पर चर्चा करनी होती है। अब एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि अगर आयु सीमा में छूट देनी है या कोई भी ऐसा बदलाव है जो इस बार के चुनाव में किया जाना है, तो ये वही मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन से नियम बदले जाने हैं। अब फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग के बाद बैठक में जो मीटिंग होती है उसमें लिए गए सारे निर्णय की जानकारी डीओएस कार्यालय को विस्तृत रूप से भेज दी जाती है कि मीटिंग में क्या चर्चा हुई है, क्या बदलाव करने हैं, और फिर जो डीओएस होता है वो निर्णयों को लागू करने की अधिसूचना जारी करने के लिए उसके बाद उसे कहा जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इसी के साथ जो मौजूदा छात्र संघ के 2 पदाधिकारी होते हैं वो स्कूलों में जीबीएम कराने के लिए नामित करने के लिए उन्हें कह दिया जाता है। अब आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो डीओएस जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के जनरल बॉडी मीटिंग में तय किए गए 2 नामों को, 2 नाम इसमें ऐसे होते हैं जिन्हें मंजूरी यहाँ पर माना जाता है कि दे दी जाती है। अब इसी डीओएस की मंजूरी के बाद जेएनएसयू के 2 पदाधिकारी, जेएनयू के 13 स्कूल्स और इसके अलावा 7 सेंटर्स की अलग अलग जीबीएम जो होती है वो करवाई जाती है। और फिर इसमें क्या होता है, जो छात्र हैं जिन्हें शामिल होना होता है उनको छूट दी जाती है शामिल होने की। अब जीबीएम की बैठक में स्कूलों और सेंटर्स के छात्र चुनाव समिति के 1 सदस्य का सर्वसम्मति से एक साथ चुनाव कर देते हैं। अब अगर एक छात्र भी चुनाव समिति का सदस्य बनने के इच्छुक छात्र का विरोध कर देता है, विरोध जाहिर करता है, तो फिर ये तय हो जाता है कि उसे चुना नहीं जा रहा है। अब सभी स्कूलों के जनरल बॉडी मीटिंग संपन्न होने के बाद आपको मैं ये भी बता दूं कि जो चयनित चुनाव समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को चुनाव समिति का अध्यक्ष इसके बाद चुन लिया जाता है, और फिर इसके बाद चुनाव समिति के सदस्यों की सहमति से जो अध्यक्ष छात्र संघ के पदाधिकारियों, और न सिर्फ पदाधिकारियों बल्कि जिसे काउंसलर कहा जाता है, काउंसलर्स के चुनाव की तारीख क्या होगी इसमें इसकी घोषणा कर दी जाती है। और फिर क्या होता है, इसमें नामांकन करने की तारीख क्या रहने वाली है, नाम वापस लेने की तारीख क्या होगी, और साथ में सबसे ज़रूरी मतदान किस दिन होना है वो तारीख शामिल होती है। अब जिस दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाती है उसी दिन से परिसर में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। और इसका मतलब क्या है कि इसके बाद जो प्रत्याशी है वो परिसर के भीतर छात्रों को लुभाने के लिए कोई भी ऐसी गतिविधि जो इससे जोड़कर देखी जाती हो वो नहीं कर सकते हैं।
और फिर इसके बाद चुनाव कराकर उसमें जो विजयी प्रत्याशी होते हैं, यानी कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, सबसे ज़्यादा जिसके लिए मतदान किया जाता है, उसे उसकी घोषणा की जाती है और उसके बाद वो पदभार संभाल लेते हैं। अब एक बार फिर से चुनाव होने वाला है और देखना होगा कि विवाद, आरोप और बवाल की इन तस्वीरों के अलावा नतीजों में क्या तब्दीली जेएनयू में देखने को मिलती है।